अब मैं एक एक करके मैं 18 सालों में कम से कम 28 ऐसे बदलाव है जो मुझे ध्यान में आ रहे हैं, और तो बहुत हैं जो और भी साथियों को ध्यान में होगा। जो 2014 के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव इस देश ने महसूस किया, प्लीज प्लीज वो इस देश ने महसूस किया, इस लोकतंत्र में, इस दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र में प्रधानमंत्री पद के इंस्टीट्यूशन की गरिमा, क्रेडिबिलिटी और सम्मान बहाल होना। एक आप शेर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता। उपसभापति महोदय सुनेंगे, लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। तो आज से 8 साल पहले क्या स्थिति थी? प्रधानमंत्री कार्यालय कहीं और से चलता था, प्रधानमंत्री जी को निर्देश कहीं और से मिलता था, और वही नहीं, कैबिनेट जो डिसीजन करती थी नॉनसेंस और न्यूसेंस कह के उसे फाड़ दिया जाता था। आज जो बदलाव हुआ, इस देश में कोई मजबूर प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि मजबूत प्रधानमंत्री है, और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके हाथों में देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश की समृद्धि पूरी तरह से महफूज भी है और मजबूत भी है। ये बदलाव मैंने आपको पहला बताया। मैं दूसरा बदलाव बताना चाहता हूं सर। मैं दूसरा दो बदलाव आया है सर, कि हम जो है वो 8 साल पहले के जो किस्से कहानियां सुनते थे इस हाउस में, हम सब ने उस माहौल को भी देखा है, उन हालात को भी महसूस किया है कि हर दिन किस तरह की चर्चाएं होती थी, करप्शन से लेकर के ये जी, वो जी, फला जी, डिमाका जी, ये सब कुछ सुनाई पड़ता था। आज हम जब सकारात्मक दृष्टि से बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान हो गया है। एक हिंदुस्तान जो है वो सनातनी सोच का है, और एक हिंदुस्तान सामंती सोच का है। तो ये सोच और नजर और नजरिए में फर्क है सर। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हमने इस महसूस किया, आदरणीय नेता विरोधी दल भी आ गए हैं, उनका भाषण मैंने पूरा सुना था। कट कमीशन करप्शन की विरासत और तुष्टीकरण की सियासत को पर रोक लगी है। कट कमीशन करप्शन की विरासत और तुष्टीकरण की सियासत पर रोक लगी है, और राजनीतिक तुष्टीकरण के छल को राष्ट्रीय सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया गया है। यह हुआ 5वां परिवर्तन। सर ये 6ठा परिवर्तन जो है, जो महत्वपूर्ण है, हम सब दिल्ली में बहुत वर्षों से रह रहे हैं, सुनते रहते थे कि साहब ये दिल्ली में ये नेशनल हाई लाइजनिंग ऑफिस है, ये इंटरनेशनल लाइजनिंग ऑफिस है। जहां से किसी भी सरकार का कोई काम आपको कराना हो तो उस इंटरनेशनल लाइजनिंग ऑफिस के से आप करा सकते हैं। आज जो है वो दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालेबंदी की गई है। ये फर्क है मोदी जी के आने के बाद का। सर जो 7वां फर्क है वो बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। आज इस देश की राजनीति और इस देश के सियासी संस्कृति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज परिवार के सियासी परिक्रमा नहीं बल्कि परिश्रम और पराक्रम की संस्कृति ने जन्म लिया है। आज परिवारों की पॉलिटिकल परिक्रमा के आधार पर देश की सरकारें और देश की सियासत तय नहीं हो रही है, बल्कि परिश्रम और परफॉर्मेंस, परिश्रम और परिणाम के आधार पर इस देश की संस्कृति, सियासी संस्कृति और संस्कार को नरेंद्र मोदी जी ने बदल दिया है। यह फर्क आया है, 9वां फर्क। सर 10वां फर्क क्या है? जो लाल बत्ती कल्चर हुआ करता था, उसका रोब, उसकी धमक, उसका खौफ, वो आम आदमी को चढ़ाने लगा था।
आम आदमी को लगता था कि ये तो लाल बत्ती टी टी करता हुआ आया, ये तो हमारे ऊपर सारा रोब जमा रहा है, हमसे कोई सुपरमैन है ये। उस लाल बत्ती कल्चर को नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया और इस रोब की जो राजनीति थी, जो ध्वंस की राजनीति थी, उस पर विराम लगाया। ये फर्क है, ये 10वां फर्क है। उसके अलावा सर, कभी कहा जाता था कि इस देश के संसाधनों पर किसी एक संप्रदाय विशेष का अधिकार है। मैं इसलिए कहता हूं, वो जानते थे कि अधिकार देने वाले नहीं हैं, लेकिन कहते जरूर थे। इसीलिए कहा हमने कि जो राजनीतिक तुष्टीकरण का छल था, उसको हमने समावेशी और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है। कि एक देश के संसाधनों पर एक संप्रदाय का अधिकार है। मोदी जी ने क्या परिवर्तन किया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यानी देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति का है। उसकी आंखों में खुशी, उसकी जिंदगी में खुशहाली आनी चाहिए। ये परिवर्तन 11वां है सर। एक और परिवर्तन है, जो कोटा, परमिट, कंट्रोल, पता नहीं क्या क्या राज चलते थे, इस पूरे के पूरे देश की जो गरीबों तक जो पैसा पहुंचना चाहिए, गरीबों के विकास के लिए जो पैसा पहुंचना चाहिए, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की तरक्की के लिए जो पैसा पहुंचना चाहिए, कभी आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि दिल्ली से पैसा चलते चलते घिस करके और कितना हो जाता है। आज वो घिसने की रफ्तार खत्म हो गई है। डीबीटी के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, चाहे वो किसानों को हो, मजदूरों को हो, महिलाओं को हो, बुजुर्गों को हो, या समाज के किसी भी वर्ग को। ये फर्क आया है कि रुपए घिसने की जो गड़बड़ झाला था, उसमें रोक लगी है। सर, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपने देखा होगा कि हमारे देश में 12वां मैं बता रहा हूं, कि जिसमें कि हमारे देश में कानून हम लोग बनाते रहते थे, बहुत झगड़े भी करते थे कि साहब इस बिल पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए, इस बिल पे 2 घंटा होगा, 10 घंटा होगा, 5 घंटा होगा, बिल बन गया। अब बिल का ढेर लग जाता था, कानून बन जाते थे। एक ही चीज पर 10 क्रिमिनल कानून बन गए। और उसके बाद उनमें से जो है वो हमने, जब पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री का काम मैं देख रहा था सर, तो मैंने निकलवाया कि ये बिल इतनी पार्लियामेंट ने पास किया, इतना समय लिया, हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने उसमें अपने अपने सुझाव दिए हैं, स्टैंडिंग कमेटी ने या सिलेक्ट कमेटी ने उस पर अपनी बात कही होगी, लेकिन हुआ क्या उसका? तो पता लगा कि साहब बिल तो जो है वो 12 साल पहले, 13 साल पहले बन गया था, रूल ही फ्रेम नहीं हुआ है, पड़ा हुआ है अभी। यानी कि पार्लियामेंट में डिस्कस हो गया, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने उसे पास कर दिया, लेकिन वो प्रभावी नहीं हो पाया। ऐसे 1500 से ज्यादा बिल, जो बिल की प्रभावी नहीं थे लेकिन बिल की शक्ल में किताबों का हिस्सा बने हुए थे, उनको रिपील किया। मोदी जी ने आकर के कानून जहां जरूरत थी बनाया भी, और जो जिस कानून की जरूरत नहीं थी उसका खत्म भी किया। ये बदलाव आया, 14वां बदलाव सर, एक और बदलाव, जो बहुत बड़ा बदलाव मैं मानता हूं कि जो कि हर देशवासी को गर्वान्वित करने वाला है, ये जो दंगों का हफ्ता और आतंकवादी धमाकों का महीना होता था, उस पर रोक लगी है। उपसभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं दंगों का हफ्ता और आतंकवादी धमाकों का महीना, कि देश का कोई हिस्सा, भागलपुर से भिवंडी तक देख लीजिए, गुवाहाटी से लेकर के और आप वाराणसी चले जाइए, देश के किसी न किसी हिस्से में जो है वो दंगा फसाद, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम होता रहता था, और देश जो है इन दंगों की आग से बेचैन रहता था। और उसके साथ साथ
आतंकवाद महीने में कोई ऐसा हिस्सा नहीं था। कभी जो है वो दिल्ली के लाजपत नगर में आतंकवादी धमाका करते थे, तो कभी मुंबई में धमाका होता था, तो कभी गुवाहाटी में धमाका हो जाता था, हैदराबाद में धमाका होता। कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां महीने 2 महीने में आतंकवादी बेखौफ होकर के आतंकवादी अपनी हरकतें ना करते हों। नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद जो एक बड़ा बदलाव आया, जो उन्होंने संकल्प लिया कि सुरक्षा पर जो आ जाए तो टकराना जरूरी है, सुरक्षा पर जो आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा भी नजर आना जरूरी है। और यह दिखा दिया पूरी दुनिया को कि हिंदुस्तान अपने देश के लोगों की, अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के संकल्प से लबरेज है, भरा हुआ है। और इसीलिए हमारे पड़ोस के ने एक हिमाकत करने की कोशिश की थी। इस बीच में हमारे सुरक्षा बलों ने घुस घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक की, घुस घुस करके चूहे की बिल से निकाल करके आतंकवादियों को तबाह किया। अफसोस कि उस समय भी हुआ था, जिस देश ने उसे प्रायोजित किया था वो हमसे सबूत मांग रहा था। हमारे कुछ यहाँ के साथी जो है सवाल पूछ रहे थे। उस समय भी सबूत और सवाल की जुगलबंदी शुरू हो गई थी राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर। यह बदलाव हुआ सर। तीसरा 18वां बदलाव सर, हमारे देश में जो है वो हमारे देश के तमाम महापुरुष, महानायक, जिन्होंने कि हमारे देश के हिंदुस्तान के निर्माण में, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए आज हम अगर सुकून के साथ इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो उन तमाम महापुरुषों का ये देश ऋणी है जिन्होंने की कुर्बानियां दी। परिवार के परिवार उनके जो है वो तो उन्होंने कुर्बान कर दिए अपने। हम लोग जब गाना गाते हैं कि जरा आंख में भर लो पानी, जरा याद करो कुर्बानी। लेकिन दिक्कत आई कि हमारी इस देश की कुर्बानी को भी परिवार के पालने में समेट के रख दिया गया। देश के जो महानायकों ने कुर्बानी दी थी वो सीमित कर दी गई। मोदी जी ने आने के बाद जो फर्क हुआ कि हमारे जो लाखों महानायक थे, नायक थे, जो इतिहास के पन्नों में कहीं पे इग्नोर कर दिए गए थे, उनको सम्मान दिया और आने वाली पीढ़ी को बताया कि जो पहले थे वो हैं, लेकिन ये भी हैं जिन्होंने कि देश के लिए खून बहाया है, देश के लिए कुर्बानी दी है। आज तुम इस देश में गर्वान्वित होकर के अपने आप को हिंदुस्तानी कह रहे हो तो इनके ऋणी हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडिया गेट पर आप देख लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, दुनिया की सबसे बड़ी आदमकद प्रतिमा गुजरात में है। महू, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का राष्ट्रीय स्मारक, एक लंबी श्रृंखला है। तो हमने जो है उस देश के नायकों और महानायकों को परिवार के घेरे से बाहर निकाल करके और हिंदुस्तान के घेरे में रखा, बताया और आने वाली पीढ़ी को बताया कि वो तो थे ही, ये भी हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। ये परिवर्तन सर आया है। सर, एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो अभी कल मैं सुन रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन है, फला फला फला, वो बिल्कुल नाकारा हो गए हैं, बंधक हो गए हैं, एक तरह से उसका कहना था। सर, मैं आपका बड़ा अनुभव है, आदरणीय नेता विरोधी दल का बहुत अनुभव है इस देश के पार्लियामेंट की हिस्ट्री का, इतिहास का। एक वक्त वो था जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते थे और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए संख्या बल का इस्तेमाल होता था। कई ऐसे फैसले हैं। मैं लेटेस्ट फैसले आपको मैं 3 तलाक का बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 3 तलाक एक क्रिमिनल कुरीति है, कुप्रथा है, इस पर कानून बनना चाहिए, उसको खत्म होना चाहिए।
उस वक्त जो है वो कुछ लोगों के दबाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए इसी पार्लियामेंट में उस समय की सरकार यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कानून बनाया और कहा नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानेंगे, जो कि संविधान में समानता के अवसर देने वाली बात थी, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी हुई बात थी, नहीं माना। मोदी जी ने क्या किया, जो परिवर्तन आया सर, सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को कानूनी तौर से क्राइम माना, कुरीति माना, कुप्रथा माना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए हम इस पार्लियामेंट में कानून लाए। पार्लियामेंट का सम्मान कौन करता है? ऐसी तो बहुत सी घटनाएं हैं, आपको